आज आपको चाइना की तरक्की का राज बताने लगा हूं और चाइना की कुछ ऐसी पॉलिसीज के बारे में बताने लगा हूं जिसे चाइना ने आज से 40-45 साल पहले अपने मुल्क में नाफिज किया और आज चाइना उसका फल खा रहा है। उससे पहले आपको बताता चलूं कि 1970s में चाइना की मोर देन 60% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे थी। आज चाइना जो इतना तरक्की याफ्ता नजर आ रहा है, इतनी डेवलपमेंट नजर आ रही है, 17 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी पे चाइना खड़ा है जो कि वेरी नेक्स्ट टू यूएस से है। तो आप मान सकते हैं कि 1970s में 5 से 8 करोड़ लोग सिर्फ इस वजह से मर गए कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसी सूरत हाल में चाइनीज लोग भी परेशान थे, चाइनीज गवर्नमेंट भी परेशान थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। 1976 में चाइना के सुप्रीम लीडर मो जेतुंग का इंतकाल हो गया और उसके बाद डंग शाओपिंग मुल्क का सुप्रीम लीडर बन गया। डंग शाओपिंग ने आते साथ ही प्राइवेट बिजनेसेस को इनकरेज करना चाहा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना चाहा। अच्छा, इस कंडीशन को अगर आप पाकिस्तान के करंट इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ कंपेयर करें तो आपको अंदाजा होगा कि हर मुल्क में कभी ना कभी बुरा वक्त आता है, लेकिन उस मुल्क को बुरे वक्त से निकालना ना सिर्फ उस मुल्क के सुप्रीम लीडर्स की जिम्मेदारी होती है बल्कि आम आवाम की भी जिम्मेदारी होती है। तो जो चाइना की ये हिस्ट्री है, आपको इन पॉलिसीज के बारे में, इस ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो आखिर डेवलप्ड क्यों हैं। तो डंग शाओपिंग ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को और प्राइवेट बिजनेसेस को इनकरेज करने के लिए चाइना में 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए और उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का एक ही पर्पस था, बिजनेसेस को, फॉरेन कंपनीज को और फॉरेन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े मगरमच्छों को इनकरेज करना कि वो चाइना में आके इन्वेस्टमेंट करें और चाइना में आके अपनी इंडस्ट्री लगाएं। अब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को आखिर कौन सी ऐसी चीज थी जो उनको दी जाती और वो इनकरेज होते चाइना में आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डंग शाओपिंग ने देखा कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको अपने डेवलप्ड कंट्री में एक तो लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है, दूसरा वहां पे उनको टैक्सेस बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी कंपनीज ने आउटसोर्सिंग करना स्टार्ट कर दी है और वो आउटसोर्सिंग के लिए या तो फिलिपाइन की लेबर हायर कर रहे हैं या मलेशिया की हायर कर रहे हैं या इंडोनेशिया की हायर कर रहे हैं, मंगोलिया की हायर कर रहे हैं। तो उसने सोचा हमारे मुल्क में तो पहले इतनी ज्यादा गुर्बत है, यहाँ पे तो लेबर कॉस्ट भी कम है। बात रही टैक्सेस की, तो क्यों ना टैक्सेस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन देकर इनको मैं किसी तरह अपने मुल्क में ले आऊं। डंग शाओपिंग ने क्या कहा कि जो भी बड़ी कंपनी $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी चाइना के उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, वहां पे इंडस्ट्री लगाएगी या फैक्ट्री लगाएगी, हम उससे टैक्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर लेंगे। उस टाइम पे जितने ममालिक थे, जब भी उनमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता था या कोई बड़ी कंपनी आती थी तो उससे या तो रॉ मटेरियल पे या मशीनरी पे कोई 50% टैक्स चार्ज करता था, कोई 100%, इवन के 200% तक टैक्स चार्ज करते थे। चाइना ने क्या किया कि जब कोई कंपनी चाइना आएगी, $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी, तो हम उसे रॉ मटेरियल पे और मशीनरी की इंपोर्ट पे सिर्फ 1% टैक्स चार्ज करेंगे। इसके अलावा अगर किसी फैक्ट्री को या किसी बड़ी इंडस्ट्री, जो बड़ी कंपनी है, उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए तो हम उसको एक्चुअल कॉस्ट पे सिर्फ 1/10% चार्ज करेंगे। यानी अगर कोई जमीन 1 अरब रुपए की है तो हम उसे सिर्फ 10 करोड़ पे चार्ज करेंगे और वो 99 साल के लिए जो जमीन है वो लीज पे ले सकता है। इसके अलावा अगले 3 साल तक, यानी एक तो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज टैक्सेस पे, इसके अलावा अगले 3 साल तक चाइना कोई भी उनसे एनुअल टैक्स नहीं चार्ज करेगा, जो कि किसी भी कंट्री में अगर वो अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाते तो उनसे 30% से लेकर 45% तक चार्ज किया जाना था। लेकिन चाइना ने कहा कि आप हमारे मुल्क में बस आओ सही, फैक्ट्री लगाओ सही, हम आपसे अगले 3 साल तक कोई चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, इतने ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हो, तो हम चाहते हैं कि आप 3 साल तक थोड़ा सा आप अपना डेवलप्ड हो जाओ और उसके बाद फिर हम आपसे टैक्स लेंगे, और उसके बाद भी जो टैक्स लेंगे वो भी 15% से ज्यादा नहीं होगा। तो जब चाइना ने 1970s में ये ऑफर बड़ी बड़ी कंपनीज को दी तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की नजर चाइना पे पड़ गई। अब इसको तो आप देखें कि चाइना का इसमें आखिर क्या फायदा है, बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को चाइना लेकर आने का, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चाइना में लगाने का। तो डंग शाओपिंग ने सोचा कि जब एक कंपनी, मिसाल के तौर पर एप्पल, चाइना आएगी, अपना मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग प्लांट चाइना में लगाएगी, उससे क्या होगा, कम से कम 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जब 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा तो गवर्नमेंट का जो खर्चा आ रहा था उन गरीब लोगों की
और उन गरीब लोगों को सब्सिडी देने में, उनकी कफालत में, उनकी मेडिकल में, उनके बच्चों की स्कूलिंग में, एक तो वो खर्चा नहीं आएगा। दूसरा, उन गरीब लोगों की गुर्बत खत्म होगी। जब गुर्बत खत्म होगी, उनके बच्चों को खाने को मिलेगा, साथ में वो अपने बच्चों की स्कूलिंग, उनके कॉलेजेस, उनके यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी अफोर्ड कर सकेंगे। जब वो बच्चे स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो वो बड़े होके सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट और वीआईपी मेंबर बनेंगे। जब वो एक सोसाइटी का इम्पोर्टेंट मेंबर बनेंगे तो जाहिर है उनके पास ऑलरेडी स्किल्स भी होंगी, ऑलरेडी नॉलेज भी होगा, डिग्री होल्डर्स भी होंगे, स्किल होल्डर्स भी होंगे, तो वो डेफिनेटली मुल्क की तरक्की में मजीद किरदार अदा करेंगे। हो सकता है मुस्तकबिल में जाके उन्हीं गरीब बच्चों में से कोई बड़ा फाउंडर बन जाए, कोई बड़ी इंडस्ट्री वही लगा दे, कोई वही ऐसी फैक्ट्री या डेवलपमेंट या इनोवेशन कर दे जिससे और ज़्यादा चाइनीज़ लोगों का फ़ायदा हो। तो एक तो ये कि उनकी बेरोज़गारी ख़त्म हुई, दूसरा गवर्नमेंट का जो उनको सब्सिडीज़ देने में खर्चा आ रहा था वो ख़त्म हुआ, तीसरा मुल्क में डॉलर्स ज़्यादा हुए, और सबसे बड़ा, जब एक इंडस्ट्री को या एक फैक्ट्री को इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा तो उसे देखकर दूसरी इंडस्ट्रीज और दूसरी कंपनी भी चाइना में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, जिससे मज़ीद लोगों को रोज़गार मिलेगा और मज़ीद अगले सिर्फ 1-2 जनरेशन्स मुश्किल से गुजरेंगे, लेकिन उसके बाद आसानी हो जाएगी। तो यही हुआ, चाइना ने इसको बड़ी सख्ती से इस पर इम्प्लीमेंट किया।